हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ मास। तो आपको सबको पता है कि सीटेट की नोटिफिकेशन निकल चुकी है एंड आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है जनवरी 2024 में होगा। एंड इस बेसिस पे मैंने हर एक सब्जेक्ट की सीरीज़ अपने चैनल पे स्टार्ट की हुई है, सब लोग देख लेना। तो हम आज इस वीडियो से साइंस की सीरीज़ भी स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी दूंगी, लाइक डिटेल्ड नहीं जाऊँगी क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि आप सबको पता है कि इन्फॉर्मेशन क्या होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फोकस क्वेश्चन सॉल्व करने में होगा। तो बिगिनिंग में मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगी, उस बेसिस पे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला हमारा चैप्टर है यहाँ पे फूड, भोजन के ऊपर है, जो कि आपके सिलेबस में भी फर्स्ट चैप्टर है। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे फूड क्या है। फूड इट इज अ सब्सटेंस विच गिव्स एनर्जी टू द बॉडी। ये क्या है? एक सब्सटेंस है जिससे हमारी बॉडी को ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो इससे हम कोई काम कर सकते हैं। एनर्जी अगर हमारी बॉडी में है तभी हम कोई काम कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया भोजन। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है सोर्सेस ऑफ फूड। सोर्सेस मतलब कहाँ कहाँ से हमें फूड अवेलेबल हो रहा है। तो देर आर टू सोर्सेस, जैसे कि आप सबको पता है, प्लांट सोर्सेस एंड एनिमल सोर्सेस। एनिमल से भी हमें फूड मिलता है एंड प्लांट से भी हमें फूड मिलता है। देन कमिंग टू न्यूट्रिशन, पोषण। इसका मतलब क्या है? ये एक प्रोसेस है। दिस इज अ प्रोसेस इन विच वी इनटेक द फूड। जो हमारी खाने की प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है। हमारे फूड में क्या इंपॉर्टेंट है? न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिएंट का मतलब क्या होता है? दीज आर द कंपोनेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जैसे कि कौन से कंपोनेंट्स हैं हमारे फूड में, आपको पता है। एक पहला आता है आपका कार्बोहाइड्रेट, यस, प्रोटीन, देन आता है आपका फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, रफेजेस। तो ये सब होते हैं कंपोनेंट्स। तो इन सब को मिला के हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन देर आर 3 डिफरेंट टाइप्स: हर्बीओरस, कार्निओरस एंड ओमनीओरस। ओके, शाकभक्षी, मांसाहारी और ओमनीओरस यहाँ पे मिश्रहारी होना चाहिए। यहाँ पे मांसाहारी आ गया है गलती से। ठीक है, तो यहाँ पे हर्बीओरस क्या है? जो एनिमल्स होते हैं वो सिर्फ क्या खा रहे हैं? प्लांट सोर्सेस से जो फूड मिल रहा है बस उसी को ले रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। कार्निओरस क्या है? कार्निओरस सिर्फ और सिर्फ मांस खाते हैं। यहाँ पे प्लांट बेसिस पे अगर लेने जाएंगे तो हम क्या कहते हैं? कौ एक क्या है? हर्बीओरस है जो सिर्फ ग्रास खाता है ना। तो अब हम यहाँ पे कार्निओरस जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या खा रहे हैं? यहाँ पे मांस खा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे कोई एग्जाम्पल, लायन, टाइगर, जो भी है सिर्फ और सिर्फ मांस खाते हैं। ठीक है, ओमनीओरस के लिए हम ह्यूमन बींग्स को लेंगे। हम यहाँ पे वेजिटेरियंस भी हैं, क्या है? नॉन वेजिटेरियंस भी मिक्स होते हैं ना। तो वेज भी हम खा रहे हैं, नॉन वेज भी हम लोग खा रहे हैं। अब आप कहोगे कि वेज खाने वाले हर्बीओरस में आ रहे हैं वेजिटेरियंस। ऐसा नहीं होता है, सब वेजिटेरियंस नहीं होते हैं। थोड़े बहुत लाइक ऑयल एंड ऑल कभी कभी एनिमल से ही मिलते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो ये हो गया हर्बीओरस, कार्निओरस एंड ओमनीओरस। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर। सो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, आपके पोषक तत्व जो होते हैं, इनमें 2 प्रकार होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसके बारे में आपको सही से समझना है। मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या है? जो हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा प्रमाण में चाहिए होता है। इट रिक्वायर्स इन अ लार्ज अमाउंट। बॉडी के लिए बॉडी इसका डिमांड थोड़ा सा ज़्यादा करती है। मतलब कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए हमें, फैट ज़्यादा चाहिए हमें, प्रोटीन भी हमें ज़्यादा चाहिए। एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है? यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट हमें लेस क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं कभी कभी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट
फंक्शन रोल करते हैं, जैसे कि विटामिन्स आपको पता ही है, यहाँ पे बहुत सारी विटामिन की कमी से डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या आ रहे हैं हम लोगों को, बीमारियां आ सकती है ना। तो यहाँ पे एक चार्ट दिया है, तो मेजर न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे मैंने दिया है आपको, मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ, क्या है, मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड दिया गया है। यहाँ पे रफ एजेस आ रहे हैं, वाटर भी चाहिए, मिनरल भी चाहिए, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, इन सब की ज़रूरत है आपके फूड में। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रिएंट टेस्ट के बारे में, पोषक तत्वों का परीक्षण कैसे किया जाता है, कि आपको एक फूड दिया गया है, उसमें आप कैसे बताओगे कि कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है या फैट है। फैट का मतलब वसा होता है, जिन जिन वर्ड को अगर चाहिए मैंने उनको हिंदी में कन्वर्ट किया हुआ है, आपको कन्फ्यूज नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट टेस्ट कैसे करोगे आप, कार्बोहाइड्रेट को आइदर फूड आपका सॉलिड शेप में तो क्रश या पेस्ट करके उसको लेना है, आपको पता ही है, फिर उसमें आपको डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन को ऐड करना है, ठीक है। आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करने के बाद अगर उसका कलर क्या हो रहा है, अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक हो रहा है, ब्लू ब्लैक कलर बन रहा है, तो क्या पता चलेगा कि आपके फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अगर दूसरा कोई भी कलर आ रहा है, देयर इज नो कार्बोहाइड्रेट। देन प्रोटीन टेस्ट के लिए क्या करना है, प्रोटीन टेस्ट अगर आपको करना है तो फूड लेना है, उसमें आपको 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालना है, फिर 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट डालना है, CuSO4, देन कमिंग टू 10 ड्रॉप्स ऑफ NaOH। NaOH क्या है आपका, दिस इज अ कॉस्टिक सोडा, एक कास्टिक सोडा होता है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको बेकिंग सोडा दिया जाता है, वो रॉन्ग हो जाएगा, आपका NaOH सही है आपका, ठीक है। NaOH यह सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है आपका, ठीक है। अगर यहाँ पे इन सबको ऐड करने के बाद आपका सॉल्यूशन जो है वायलेट कलर का अपीयर हो जाएगा, देन वायलेट मतलब बैंगनी रंग, ठीक है, वायलेट कलर का अपीयर हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका फूड प्रोटीन है, ठीक है। प्रोटीन किस किस में होता है, मिल्क में होता है, कर्ड में होता है, सीड में होता है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो है पोटैटोस में, ब्रेड में, और बहुत सारे एग्जांपल्स आपको पता है। फैट को हम हिंदी में वसा कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट है, हिंदी में कन्वर्शन चाहिए, मैंने उसको हिंदी में कर दिया हुआ है, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ ऑयली पैच, मतलब अगर कोई फूड आइटम ले रहे हो उसको क्रश करो, एक पेपर में उसको अच्छे से प्रेस करो, उसको क्रश करो पेपर के अंदर, एंड उसको निकाल के देखो, अगर पेपर के ऊपर आपको ऑयली पैच नज़र आ रहा है तो ये हो जाएगा आपका फैट, ठीक है, इसमें फैट प्रेजेंट होगा। तो समझ में आ चुका होगा आपको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर। यहाँ पे संतुलित आहार के बारे में बहुत टाइम पूछा जाता है। बैलेंस डाइट क्या होता है आपका, बैलेंस डाइट इज द फूड इन विच ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स प्रेजेंट होना चाहिए। हमारी बॉडी के लिए जो जो भी पोषक तत्व चाहिए उन सब का, मतलब कितने प्रमाण में चाहिए, डिमांड करती है हमारी बॉडी, उन सब का प्रमाण सही से अगर हम ले इन अ राइट क्वांटिटी तो उसको हम कहते हैं संतुलित आहार, ठीक है, बैलेंस डाइट। तो ये वाला जो चार्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। एवरी ईयर सीटेट में इससे 1 या 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं जो कि विटामिन से रिलेटेड हैं आपके, ठीक है। चलिए देखते हैं। डिसीज और द डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स और मिनरल्स, जो कि हैं आपके विटामिन और खनिज लवणों से होने वाले कुछ कमी की वजह से, ठीक है, कमी की वजह से होने वाले कुछ रोग या विकार, ठीक है। यहाँ पे कोई और पेन ले लूँगी मैं, यहाँ पे ओके रेड ले लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे विटामिन ए देख लो, विटामिन ए की कमी से आपको लॉस ऑफ विजन हो रहा है। क्या डिजीज आ रही है आपको, आँखों के, तो विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। इनके नाम भी आपको रेटिनॉल, इनके नाम भी आपको पता रहने। यहाँ पे आपको लॉस ऑफ विजन, जो भी आइज रिलेटेड या स्किन रिलेटेड आपको पूछा जाएगा तो आपका ऑप्शन ए होगा, विटामिन ए होगा, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे पुअर विजन होगा, लॉस ऑफ विजन होगा, डार्कनेस इन नाइट होगा, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है अगर विटामिन ए की कमी हो रही है। तो फ्रेंड्स अपनी बॉडी को तंदुरुस्त रखिएगा, विटामिन ए भी सही प्रमाण में दे दीजिएगा, ठीक है। तो विटामिन B1 से
बेरी आ सकती है, B1, यहाँ पे भी B12 तक आ जाएंगे। आपको पता है वो वाले चार्ट भी आपको बाय हार्ट कर लेने चाहिए एंड इनके नाम भी आपको आने चाहिए, ठीक है। विटामिन बी से आ रही है आपको बेरी का मतलब होता है वीकनेस इन मसल एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, मतलब दुर्बल पेरिया और काम करने की ऊर्जा में कमी महसूस होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बेरी कहते हैं। देन विटामिन सी से आपको स्कर्वी आ रही है, स्कर्वी डिसीज आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ब्लीडिंग गम्स, ओके, मसूड़ों से खून निकलना, दांतों के मसूड़े जो होते हैं उनसे खून निकलने को हम ब्लीडिंग ऑफ गम कहते हैं। वुंड टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू हील, कोई भी घाव हो जाता है तो वो भरने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, यहाँ पे जल्दी भर नहीं जाते, तो पता कर लेना चाहिए कि उन्हें विटामिन सी की कमी है, ठीक है। तो विटामिन डी के बारे में बात कर लेते हैं। रिकेट्स आ रहा है यहाँ पे, रिकेट्स बीमारी होती है अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, मतलब बोन जो होते हैं सॉफ्टन हो जाते हैं एंड बेंड हो जाते हैं, मतलब उनकी बॉडी स्ट्रेट नहीं रहती, बेंड हो जाते हैं, तो उन्हें क्या है, विटामिन डी की कमी है, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू कैल्शियम, यहाँ पे लवणों के बारे में दिया गया है, मिनरल्स के बारे में। अगर कैल्शियम कमी हो जाएगी आपकी बॉडी में तो बोन एंड टूथ डिके हो जाएगा आपका, वीक बोन्स एंड दांतों में जो कमज़ोर हो जाएंगे दांतों की क्षमता, ठीक है। आयोडीन की कमी से आपको गॉइटर आता है, बार बार पूछा जाता है फ्रेंड्स, इसको गॉइटर को अलग अलग तरीके से करके पूछा जाता है, लाइक ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर सॉलन, गर्दन के ग्रंथि का फूल जाना, ये कौन सा रोग या कौन सा रोग दिखा रहा है या किसकी कमी से ये रोग आ रहा है, ऐसे करके पूछा जाता है, ओके, आपको पता रहना है। तो ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर इन द सॉलन और मेंटल डिसेबिलिटी इन द चिल्ड्रन इज रिलेटेड टू आयोडीन, इसकी वजह से आता है, जो कि बीमारी का नाम है गॉइटर। आयरन की कमजोरी की वजह से आपको एनीमिया आता है, एनीमिया का मतलब होता है कमजोरी, बॉडी में कमजोरी रहना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चंस आज गए हमारे, तो इतना था आपकी फूड रिलेटेड टॉपिक्स थे जो थे यहाँ पे, यहाँ तक आ रहे हैं, लेकिन इनमें भी डिटेल फॉर्म में दिया गया, लेकिन 6 to 7 के अंदर बस इतना ही दिया गया है, तो मैंने इनको कंप्लीट किया हुआ है। चलिए देखते हैं कि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं रिलेटेड टू फूड, ठीक है। तो मैंने जैसे कहा था कि हम टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाओगे, एग्जाम्स में सॉल्व कर पाओगे एंड समझ में आ जाएगी कि यस इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द फैट। सो वसा के आधार पर यहाँ पे कौन सा वाला फॉलोइंग स्टेटमेंट गलत है आपको पता करना है। फैट प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द बॉडी, ये सही है, एनर्जी देता है हमें वसा। फैट हैज मोर ऑक्सीजन कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, ये वाला गलत है, ठीक है। इसके कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में फैट में ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं रहता है। फैट गेट स्टोर्ड इन द बॉडी, आपको पता है फैट कहाँ पे स्टोर होता है, एडिपोस टिश्यू में, एडिपोस, ओके, एडिपोस में टिश्यूज में फैट स्टोर हो जाता है। फैट प्रिवेंट रैपिड लॉस ऑफ हीट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सही है। फैट के आधार पर ये सब देखना है आपको, फैट का फीचर्स है, क्यों बता रही हूँ यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी तो सही है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लेकिन फैट के आधार पे ये सब स्टेटमेंट सही है, ठीक है। हीट मतलब आप देख सकते हो कि जो पे वाइट बेयर्स होते हैं जो कि आइस एरिया में पाए जाते हैं, या याक जानवर जो होता है उसकी बॉडी पे जो चर्बी होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मोटी होती है। क्यों होती है, क्योंकि वो गर्मी ठंडी से बच सके, कोल्ड से उसका क्या हो सके, प्रिवेंशन हो सके। जैसे कि आप देख लो कि हम पतले लोग ज़्यादा से ज़्यादा पतले होते हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी इफेक्ट करती है, कोल्ड इफेक्ट होता है। जो मोटे लोग होते हैं उन्हें ज़्यादा कोल्ड महसूस नहीं होता है, उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। तो ये सही है फैट के बेसिस पे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही। सेकंड क्वेश्चन, ड्यूरिंग डाइजेशन, पाचन के प्रक्रिया में द इनसोल्यूबल स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड चेंजेस इनटू सॉल्यूबल शुगर ड्यू टू, मतलब आप कोई एक राइस वाला आइटम ही ले लो, राइस वाला आइटम पहले आप अगर मुंह में डालते हो तो कुछ इतना महसूस नहीं करता, अगर उसको चबाते जाओगे तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा क्या लगेगा, मीठा लगेगा, शुगर वहाँ पे बढ़ रहा है, मीठा मीठा महसूस होगा, क्योंकि आपको पता है कि स्टार्च में या कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, शुगर कंटेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया कि ड्यूरिंग डाइजेशन द इनसोल्यूबल स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड चेंजेस इनटू सोल्यूबल स्टार्च, जब पाचन प्रक्रिया में जो इनसोल्यूबल स्टार्च होता है वो क्या होने कन्वर्ट होता है कि सोल्यूबल स्टार्च के फॉर्म में, शुगर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है।
तो इसके आधार पर यहाँ पे क्या सही है, जूसेस प्रोड्यूस्ड बाय द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, नहीं, पाचन प्रक्रिया कहाँ पे हो रही है, ओके कंप्लीट है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है आपका पाचन प्रक्रिया, माउथ से स्टार्ट होता है, ठीक है, माउथ से हो रहा है ना, तो ये नहीं होगा, ठीक है। ब्लड वेजल्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, ये भी नहीं है। मास्टिकेशन प्रोसेस कैरिड बाय द टीथ, हो सकता है लेकिन टीथ से कुछ प्रोड्यूस तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे सिर्फ चबाने के लिए टीथ हेल्प कर रहे हैं, तो इनसे टीथ से कुछ कोई और प्रोड्यूस तो नहीं हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे आपका। सलाइवा सेक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स, यस ये सही हो जाएगा आपका। लार ग्रंथि से जो माउथ में क्या होता है, माउथ में आपका सलाइवरी ग्लैंड्स होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स जो कि हम लार ग्रंथि कहते हैं, यहाँ से हमें क्या मिलता है, सलाइवरी एंजाइम, सलाइवरी एंजाइम रिलीज हो रहा है, तो इसकी वजह से हमें क्या लगेगा, स्टार्च जो है कन्वर्ट होकर शुगर बन जाएगा, इसी वजह से मीठा मीठा महसूस होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिरल्स अनाज, चीनी, वास, मतलब सिरल्स, शुगर, फैट्स, ऑयल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं पूछा गया है हमें, यहाँ पे फैट भी आ रहे हैं, शुगर कंटेंट मतलब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी आ रहे हैं, है ना, तो ये सब कहाँ पे क्या दे रहे हैं ज़्यादातर आपको, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट एंड फैट के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो दीज आर यस एनर्जी गिविंग फूड, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आपको कार्बोहाइड्रेट एंड फैट से प्राप्त होती है। बॉडी बिल्डिंग आपके पता है क्या है, बॉडी बिल्डिंग्स आर प्रोटीन्स, तो बॉडी बिल्डर्स को याद रख लो आप, ज़्यादा से ज़्यादा अंडे खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन जूस पीते हैं, प्रोटीन शेक पीते हैं, क्यों, बॉडी बनाने के लिए, है ना, तो ये बॉडी बिल्डिंग फूड है आपका प्रोटीन। रेगुलर फूड तो सब में होता है, ऐसा नहीं है। प्रोटेक्टिव फूड आपका क्या है, प्रोटेक्टिव आपका यहाँ पे मिनरल हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड क्या है आपका, एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड आपके फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। होप दिस इज क्लियर। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन्स विच आल्सो एक्ट्स एज अ एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे यहाँ पे काम कर रहा है, तो एंटीऑक्सीडेंट अगर आएगा ज़्यादा से ज़्यादा सी आएगा, आपको पता है ना, सी जो कि आपकी एसिडिक फॉर्म में होता है, एसिडिक फॉर्म में होता है, तो एंटीऑक्सीडेंट फॉर एग्जांपल आप लेमन ले लो, ओके लेमन ले लो, बताया जाता है कि कुछ हो जाए तो लेमन उस पर लेमन खा लो, उस पर लेमन डालो, ऐसे कुछ बताया जाता है, तो एंटी ऑक्सीडेंट होता है लेमन। तो लेमन में कौन सा वाला विटामिन होता है, लेमन में सी वाला विटामिन होता है। सी कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी एंड ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। लेकिन फिर आपका आएगा यहाँ पे के आ रहा है, देखो यहाँ पे के आ रहा है, आपको पता है सॉरी के नहीं ई आ रहा है, की को हम क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन जो कि आपकी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है, क्यों, क्योंकि ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। तो विटामिन ई आ रहा है, तो ए सी एंड ई आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, एंड ए भी आपका आई से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। या तो आपको याद रखना है कीड़ा अगर आएगा तो ये हो जाएगी आपके एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कैटरपिलर्स मतलब आपके रेशम के कीड़े जो होते हैं ना, रेशम के कीड़े, ओके, वो कुछ फाइबर्स दैट इज मेड अप ऑफ, रेशम के कीड़े एक फाइबर प्रोड्यूस करते हैं जिनसे हम रेशम बनाते हैं, है ना, जिनसे हम या सिल्क बनाते हैं, उन रेशाओं को किससे प्रोड्यूस करते हैं, कौन से टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट से प्रोड्यूस करते हैं। आपको पता है रेशम का कीड़ा जो होता है, फिर वो एक जेल प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से वो अपना एक ककून प्रोड्यूस करता है, ककून जिसके अंदर वो रहता है, फिर वो ककून को इतने दिन होने के बाद में उसको वो चीर के बाहर निकलता है बटरफ्लाई के शेप में, है ना, बटरफ्लाई बन जाता है। ये तो आपको पता है प्रोसेस, लेकिन यही ककून को अगर गर्म पानी में डाल के प्रोसेस किया जाएगा तो आपको यहाँ पे सिल्क मिलेगा, है ना। तो ये ककून किससे प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पे ककून प्रोटीन होता है, ककून ये कैटरपिलर जो है प्रोटीन के फाइबर्स को सेक्रीट करता है, जिससे कि वो ककून बन जाता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंटेन्स ग्लूटेन, अ कंपोनेंट विच कॉज एलर्जिक टू सम पीपल, जो कि है ग्लूटेन। ग्लूटेन आजकल तो बहुत सुनने में आता है आपको, ग्लूटेन फ्री शुगर, ग्लूटेन फ्री फूड, ग्लूटेन फ्री क्या है फ्लोर आटा, ग्लूटेन फ्री वाला आटा, ग्लूटेन फ्री वाली चाय, है ना। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लूटेन जो है एक कंपोनेंट, वो हमारी कहीं कहीं बॉडी लोगों की बॉडी में डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाता है एंड उससे उसकी वजह से कई सारे क्या होते हैं, एलर्जी हो जाती है, ठीक है। इसीलिए आजकल ग्लूटेन फ्री बना रहे हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा किन फूड, कौन से वाले फूड में अमंग दिस दिया गया पाया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपकी वीट हो जाएगा आपका सही ऑप्शन। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है। सेल्यूलोज रिच फूड सब्सटेंस आर गुड सोर्सेस ऑफ रफेज फॉर द ह्यूमन। ओके, ये एजर्शन है आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 देखो, द सेल्यूलोज गेट्स एब्जॉर्ब्ड एंड कन्वर्टेड इनटू फाइबर्स ड्यूरिंग डाइजेशन। Reason 2, the cellulose digesting bacteria convert cellulose into fibers. ठीक है, cellulose is a rich food substance are good sources of roughage. Yes, ये जानना जरूरी है, चोकर होते हैं, ठीक है। रफेज के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। cellulose is good for human, good for human दिया जाएगा एज ए फूड, तो गलत हो जाएगा भाई, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने रफेज ऐड किया हुआ है। तो मैं बता देती हूँ, सेल्यूलोज जो होता है ये हमारी ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे बॉडी में एक आपको पता है ये सेल्यूलोज जो है डाइजेस्ट नहीं हो सकता है। आपको पता है ना, अपेंडिक्स जो है एक्चुअली हमारी बॉडी में काम नहीं करता है, दिस इज वर्कलेस पार्ट। तो इसका ऑपरेशन होने से, इसको बॉडी से निकाल देने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है हमारी बॉडी पे, क्योंकि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। अगर ये वर्क करता तो डेफिनेटली ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में वर्क हो सकता था, जो कि एनिमल्स में हो रहा है। जैसे कि आपकी गाय ले लो, कौ ले लो, उसमें सेल्यूलोज पचन होता है, इसकी वजह से ग्रास खाते हैं जो कि एनिमल्स होते हैं। ओके, मतलब उनमें एक स्पेशल पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं रुमेन होता है एनिमल्स में, जो कि सेल्यूलोज को पचा सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, लेकिन इसको लेने से आपकी डाइजेशन बहुत अच्छे से होती है। लेकिन ये डाइजेस्ट होकर आपकी बॉडी में कोई यूज नहीं देने वाला है, ये विदाउट डाइजेस्टिंग निकल जाएगा, ठीक है। ये बॉडी से एजेक्ट हो जाएगा, वहाँ पे आपकी बॉडी को इससे कोई वर्क नहीं मिलेगा, लेकिन डाइजेशन प्रोसेस में ये हेल्प करेगा आपको। तो देख लेते हैं। तो इस वजह से रफेज मतलब डाइजेशन में हेल्प करने वाला, ना कि कंप्लीटली डाइजेस्ट होने वाला। ओके, डाइजेस्ट नहीं होगा, बदले में ये फाइबर आपके क्या होंगे, आपकी बॉडी से निकल जाएंगे। ओके, मल के रूप में निकल जाएंगे। तो रफेज के फॉर्म में दिया है, तो एजर्शन आपका ट्रू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एजर्शन ट्रू हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एक्सप्लेनेशन। तो रीजन देखते हैं। द सेल्यूलोज गेट एब्जॉर्ब्ड एंड कन्वर्टेड इनटू फाइबर्स ड्यूरिंग डाइजेशन। ओके, द सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया कन्वर्ट सेल्यूलोज इनटू फाइबर्स। नहीं, यहाँ पे कोई सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया होता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डाइजेस्ट होता ही नहीं है सेल्यूलोज। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सेल्यूलोज एब्जॉर्ब होके कन्वर्ट होके फाइबर बन जाता है डाइजेशन प्रोसेस में, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे सेल्यूलोज, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये सही हो रहा है आपका, ये भी ट्रू हो रहा है एंड इसके वजह से यहाँ पे डाइजेशन में हेल्प मिल रही है। तो रीजन भी एजर्शन का सही हो जाएगा। ढूंढ लो आप ऑप्शन ए इज ट्रू, R1 इज द करेक्ट रीजन ऑफ ए। यस, दिस इज करेक्ट। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द केमिकल एडेड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। देखो, हमने अभी बताया था आपको कि प्रोटीन टेस्ट के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन टेस्ट कैसे किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट कैसे किया जाता है, फैट टेस्ट कैसे किया जाता है, ये तो मैंने बताया है आपको। किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे देख लो आप।
ठीक है। प्रोटीन टेस्ट के लिए हमें क्या चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए, CuSO4 5H2O होता है कॉपर सल्फेट, जिन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं, हमें कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियोल के नाम में बुलाते हैं हम। कॉपर सल्फेट का दूसरा वाला नाम जो कि हिंदी में हो जाएगा आपका नीला कशिश। नीला कशिश है आपका ए वाला, ठीक है, नीला कशिश। नीला कशिश है आपका कौन सा वाला, कॉपर सल्फेट। तो जो यहाँ पे कॉपर सल्फेट दिख रहा है आपको, देख लो कॉपर सल्फेट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 2 नंबर। बेकिंग सोडा नहीं है फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया आपका कॉस्टिक सोडा होता है जो कि NaOH होता है, NaOH इज कॉस्टिक सोडा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच फैट सोल्यूबल विटामिन इज नेसेसरी फॉर गुड स्किन। गुड स्किन पता ही है आपको, विटामिन ए। ओके यहाँ पे चला गया है, एक्चुअली ये ऑप्शन था, यहाँ पे देखो ABC, ए वाला ऊपर चला गया है बाय मिस्टेकली। विटामिन ए इज गुड स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है विटामिन ए, ठीक है। यहाँ पे अगर के है, यहाँ पे यस, बी भी है, यहाँ पे सी भी है, यहाँ पे ए है, अगर यहाँ पे ई देते हैं तो भी ए ब्यूटी विटामिन है, ठीक है। विटामिन ई इज आल्सो ब्यूटी विटामिन। लेट अस सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। अब हम यहाँ पे 10वें क्वेश्चन पे आपका ये वाला सेशन फिनिश कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो ये सेशन डेफिनेटली कमेंट करना फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा ज़रूर, क्योंकि मैं आने वाले दिनों में आई विल ट्राई टू कंप्लीट योर सिलेबस, मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्राई करेंगे, एंड आपको पता ही है आप सब क्वालिफाई होने वाले हो डेफिनेटली। तो देख लो यहाँ पे, इफ एक्स इज अ प्लांट विच इज एन ऑटोट्रोप। ऑटोट्रोप मतलब सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट मतलब खुद से खाना बनाना, ठीक है। हेटेरोट्रोप मतलब डिपेंड्स ऑन अदर, डिपेंड्स ऑन अदर, दूसरों के भरोसे जीना, जैसे कि हम जी रहे हैं, है ना नहीं, ओके। तो सेल्फ डिपेंडेंट बनो फ्रेंड्स, दूसरों के भरोसे मत जीना, खुद पढ़ाई करना, खुद से वीडियो देखना, खुद ही सब कुछ करना है आपको। तो आप क्या कर पाओगे यहाँ पे, आप सीटेट क्लियर कर सकोगे, सीटेट क्वालिफाई कर सकोगे। दूसरों के भरोसे मत जाना कि हमारा पेपर किसी इसके नाम पे चला जाएगा, हम गॉड का नाम लिख के आ जाएंगे, या हम अंदाज़ा लगाएंगे, यहाँ पे हम 10-20 करेंगे, यहाँ पे नहीं होगा फ्रेंड्स। दूसरों के भरोसे मत जाइएगा, खुद के भरोसे जाइएगा, सेल्फ डिपेंडेंट बनिएगा। यस, ये क्वेश्चन हमें अच्छा वाला पॉइंट दे रहा है यहाँ पे, आप ऑटोट्रोप बनिएगा, मतलब खुद से खाना बनाना नहीं, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, ठीक है। तो ओके, ऑटोट्रोप्स, हेटेरोट्रोप्स है, यहाँ पे कोई प्लांट है जिसका नाम एक्स दिया गया है, जो कि ये कभी कभी खुद से भी खाना बनाता है, कभी कभी किसी और से भी खाना ले रहा है। तो ये कौन सा हो सकता है, कसकटा ये नहीं हो सकता है, फंगई ये भी नहीं है, आपको पता है फंगई नहीं है, हेटेरोट्रोप है कम्प्लीटली, कसकटा भी नहीं है, ओके। एंड आल्गे तो ऑटोट्रोप है, सेल्फ बनाते हैं, हेटेरोट्रोप नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्चर प्लांट जो है आपका क्या बोलते हैं आप, मटका पौधा क्या कुछ बोलते हैं ना इसको, पिक्चर प्लांट जो होता है आपका, समटाइम ये ऑटोट्रोप भी होता है, समटाइम ये हेटेरोट्रोप भी होता है। योर आंसर इज ऑप्शन नंबर 8, पिक्चर प्लांट। होप आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट विच लेसन डू यू वांट नेक्स्ट। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।